हेलो एवरीवन, ज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं नीतीश के वीडियोज। द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ क्लास 9 चैप्टर 5 बायो में हम लोग लास्ट क्लासेस में और उसके पहले भी सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज के क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनिल्स को हम कवर करेंगे, जैसे गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। इन 5 को आज हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सो कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, कहीं मत जाइएगा, अंत तक क्लास में बने रहिए। सबसे पहले गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus, इसकी खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में की। कैमिलो गोल्जी इटली के रहने वाले थे। गोल्जी apparatus है क्या? गोल्जी apparatus वेसिकल्स का एक कलेक्शन है, एक समूह है जो एक दूसरे के समानांतर सजी हुई होती है और उसे हम सिस्टम कहते हैं। गोल्जी apparatus इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो चीजें सिंथेसाइज हुई होती हैं उसे पैक करने का काम करती है, लाइसोसोम का निर्माण करती है और यह पदार्थ को वेसिकल में संचित और रूपांतरित यानी कि स्टोर करने और उसमें कुछ चेंजेज हो तो वो भी करने का काम करती है। गोल्जी apparatus के बाद हम लोग लाइसोसोम, ध्यान से सुनिएगा, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम होता क्या है? अभी ऊपर के पॉइंट में मैंने कहा कि लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी apparatus करता है। याद रखें, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी apparatus करता है। वो होता कैसा है? आप ऐसे समझे कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक झिल्लियों से बनी हुई एक सैक की तरह होती है, एक झोले की तरह होती है, यू कैन से एक थैले की तरह होती है। अब अगर थैला है तो उसके अंदर भी कुछ होगा। तो लाइसोसोम के अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव जूसेस होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती है। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER द्वारा बनाई हुई होती है। अब आपको याद रखना है, लाइसोसोम कौन बनाता है? तो गोल्जी apparatus। और लाइसोसोम के अंदर जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं उन एंजाइम्स को कौन बनाता है? तो RER। अब वो जो पावरफुल एंजाइम्स हैं उनका काम क्या है? ध्यान से सुनिएगा। लाइसोसोम का मुख्य काम जो है वो कोशिका के अंदर के कचरे को साफ करना। और उसका कचरा कहां से आता है? आप हम सब लोग ये जानते हैं कि जब हम कोई काम करेंगे, कोई एक स्ट्रक्चर होगा, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारा मोबाइल हो या कोई भी चीज, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब वो नेचुरल वे में जब हम कुछ काम करते हैं तो उस काम के में कचरा पैदा होता है। बिल्कुल उसी तरह सेल में भी कुछ कचरा पैदा हो जाता है, वो चाहे प्रोसेस में हुआ हो या वो अनवांटेड इंटर कर गया हो। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम हमारे खाने के साथ हो सकता है कि कुछ गंदगी
या उस जैसी चीजें जिसे हम नहीं देख समझ पाते वो हमारे शरीर में चला जाता है और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से सेल के अंदर भी या तो कचरा अंदर पैदा हुआ हो या बाहर के किसी सोर्सेज से वो कचरा अंदर आया हो, बट अनवांटेड कचरा तो हम उसे ही बोलते हैं जो अनवांटेड है, जिसका कोई उपयोग नहीं है या जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसी चीजें जो सेल के अंदर होती है उसे पचाना पकड़कर और उसे फिर बाहर का रास्ता दिखा देना, इस लाइसोसोम का काम होता है। अब कई बार सेल के अंदर कई उसके जो अंग होते हैं वो वोर्न आउट हो जाते हैं या फिर खत्म हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं। तो वैसे अंगों को भी लाइसोसोम गलाता है पकड़कर और फिर उन्हें बाहर कर देता है। उसके इसी कार्य की वजह से उसे सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। लाइसोसोम समझ गए? अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं। जैसे हमारा शरीर और उस शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। मैंने सेल ऑर्गेनेल्स शुरू करने के पहले कहा था कि ये ऑर्गेनेल्स भी सेल की उसी तरह है, हमारे शरीर की तरह, जो अलग अलग काम करती है और सेल को फंक्शनिंग करती है या कहें जिंदा करती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, उसी तरह सेल के सभी ऑर्गेनल्स को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब आपको पता ही है, हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारे गांव में जहां से बिजली आती है उसे हम पावर हाउस कहते हैं। तो चूंकि ये एनर्जी देने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए इसे यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब ये इसकी बनावट कैसी होती है? ये डबल लेयर मेम्ब्रेन इसमें होता है, यानी कि दो मेम्ब्रेन होती है। तो जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो पोरस होती है, यानी वो उसमें छेद होते हैं, और जो अंदर मेम्ब्रेन होती है उसमें वो क्वाइल्ड होती है, क्वाइल्ड। अब ये जो क्वाइल्ड मेम्ब्रेन है उसका क्या बेनिफिट है? क्वाइल्ड मेम्ब्रेन होने की वजह से अंदर वो स्पेस बनता है जहां केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उन केमिकल रिएक्शन से एटीपी फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। एटीपी फॉर्म को हम लोग, आप याद रखेंगे, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एटीपी फॉर्म ही क्यों, इसे भी समझ लेते हैं। हम जब खाना खाते हैं तो क्या हमने खाना मुंह में रखा, उसे निगला और हमारे शरीर को एनर्जी मिल गई? नहीं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिस्टम उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। बिल्कुल उसी तरह से एटीपी फॉर्म एनर्जी का वह रूप है जिससे सेल ऑर्गेनल्स को एनर्जी मिलती है और इसलिए एटीपी फॉर्म में उसे रखना जरूरी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए यह प्रोटीन निर्माण में सक्षम है। अगले पॉइंट पे आते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिक को हिंदी में लौह
कहते हैं, बट उससे क्लियर नहीं होता कि वो है क्या। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे अपने घर को 3 कलर से रंगना है, व्हाइट, रेड एंड ग्रीन। तो सबसे पहले हम 3 बकेट में या 3 डब्बे में हम तीनों कलर तैयार करेंगे और फिर तीनों कलर की जरूरत जिसकी जहां होगी वहां उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से ये प्लास्टिक्स हैं सेल में, और इन प्लास्टिक्स का काम, चूंकि ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है, तो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को कलर प्रदान करना है, कलर देना है। ये 3 तरह की होती है। तीनों बकेट आप याद रखेंगे। पहला बकेट, पहले बकेट को हम ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ल्यूकोप्लास्ट सफेद कलर का होता है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट नाम का वह डब्बा, ल्यूकोप्लास्ट नाम से जो डब्बा होगा उसमें सफेद कलर होगा, और उसका काम वो पाया जाता है जमीन के नीचे पौधे का जो भाग होता है वो वहां होता है, और उसका काम वहां अपनी सफेदी बांटना है। तो आप देखेंगे कि जड़ें, पौधों की जो जड़ें हैं, पेड़ की जो जड़ें हैं, वो सफेद कलर की होती है। दूसरा क्रोमोप्लास्ट, इस नाम से जो डब्बा है उसमें लाल या भूरा कलर आप कह सकते हैं, ये वो होता है। और ये तब जो पेड़ का के जो तना वाला भाग है, तनों में ये पाया जाता है, और ये उस कलर को वहां देता है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नाम का जो डब्बा है या बैग है, उसमें उसमें हरा रंग होता है, और आमतौर पर तने से ऊपर वाला जो भाग होता है जो हमें हरा दिखाई देता है, उसमें ये पाया जाता है। इसमें क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट आप याद रखेंगे। जो क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट है उनकी भूमिका फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण है। ये सूर्य प्रकाश और CO2 की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये प्रोटीन, ऑयल और फैट जैसी चीजों को स्टोर करने में मदद करता है। अब 5th पॉइंट पे चलते हैं, वैक्यूल्स। इसे हिंदी में रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। रसधानी, रस यानी लिक्विड, और धानी मतलब धारण करने वाला, मतलब जिसमें लिक्विड हो। यह एक, समझ लीजिए, एक थैली या झोले की तरह काम करती है, जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों ही तरह की चीजें होती हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने की है वैक्यूल्स के बारे में, कि वो प्लांट सेल में बहुत बड़ी और एनिमल सेल में छोटे आकार की होती है। इसका काम क्या होता है? एमिनो एसिड, प्रोटीन सहित कई चीजों को स्टोर करती है। सेल को कठोरता प्रदान करने में इसकी, वैक्यूल्स की महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह एक्स्ट्रा वाटर को भी बाहर का रास्ता दिखाने में मदद करती है। ये 3 इसका महत्वपूर्ण काम है। तो आज के क्लास में हमने 5 सेल ऑर्गेनेल्स देखे: गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।